अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान। और आज के वीडियो कॉलम पर बात करने से पहले आपसे वही गुजारिश कि इस चैनल को, यूट्यूब चैनल टुडे विद हफीज़ ख़ान को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगे तो इसे शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, और जो इसका फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करेंगे तो आपसे गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। आज का जो वीडियो कॉलम है उसमें मैं बात करूंगा एक मारूफ तरीन ड्रामा सीरियल तुर्की का, जिसे अगर उर्दू में कहें तो अल-दौरुल गाज़ी, और अगर आप तुर्की ज़बान में कहें तो अर्तुल के नाम से, वहाँ जो कि जी साइलेंट होता है ये कहा जाता है। ये साहब कौन थे? ये साहब जो सुल्तान उस्मान थे, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, ये उनके फादर थे। और इन अ वे काई कबीले में अपने वालिद की तीसरी औलाद होते हुए भी इन्होंने सरदारी ली और एक जहान से अपना लोहा मनवाया। लेकिन आज हम ना तो अल-दौरुल गाज़ी पर बात करेंगे, ना इस ड्रामे पर बात करेंगे कि जो 5 साल सीरियल चला ये तुर्की में, और इसकी पहली किस्त आने गई थी दिसंबर 2014 में, और आखिरी इसकी जो 700 किस्तें गईं और इसके 7 सीज़न रहे, वो था लास्ट ईयर में 2019 में ये ख़त्म हुआ। तो बहुत तवील ड्रामा सीरियल जिसमें सैकड़ों लोगों ने काम किया। इसमें एक छोटा सा वाक़या है जो बड़ा हार्ट टचिंग है, और मैं समझता हूँ कि इबरत दिलाने के लिए वो काफ़ी है। उसमें उसकी जो इब्तदाई किस्तें हैं उसमें एक दिखाया जाता है कि जो दुश्मन है काई कबीले का, उसकी औरतें आती हैं और रात के अंधेरे में उनके पानी में वबाई अमराज के जरासीम मिक्स कर देती हैं। वो पानी उनकी भेड़ें, जो उनका असासा होता है खाना बदोश कबीलों का, वो पानी पीती हैं और वो बीमार होना शुरू हो जाती हैं। जो कबीले का तबीब है या हकीम है, वो एक ही आदमी है तबीब, जो रात को देखता है कि भेड़ें गिरी हुई हैं, मर रही हैं, और कुछ भेड़ें निढाल सी हैं, लड़खड़ा रही हैं। तो वो चेहरे पे जो जैसे हमारा आज का मास्क होता है उसी तरीके से रुमाल या डाटा बांधकर वो बाड़े में जाता है भेड़ों के और चेक करता है, और वो देखता है कि ये कोई वबाई मर्ज़ है। तो फिर वो जो भेड़ें इन्फेक्टेड होती हैं उनको निशाने के तौर पर सुर्ख रंग लगाना शुरू कर देता है, और अगले रात को वो कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है कबीले की जो पड़ाव है वहाँ उसकी हदूद से बाहर, और तमाम वो मरी हुई भेड़ें या वो जो इन्फेक्टेड भेड़ें थी उनको वहाँ डालकर गड्ढे में और अपने साथियों को उनको जलाने का हुक्म देता है। तो वो कहते हैं हमें तरस आता है इनको जलाने पर, चूँकि ये भेड़ें हैं। उन्होंने कहा ये भेड़ें इन्फेक्टेड हैं, ये किसी वक्त भी मर सकती हैं, अगर हम इन्हें तल्फ नहीं करते इस तरीके से तो फिर पूरे कबीले को वबा खा जाएगी। तो आपने कबीले को बचाना है या आपने इन पे तरस खाना है। तो वो भेड़ों को तो तल्फ कर दिया जाता है जो इन्फेक्टेड होती हैं, लेकिन होता क्या है इस दौरान, एक भेड़ का छोटा सा बच्चा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा मासूम सा दिखने वाला, उसको एक छोटी सी बच्ची जो उस भेड़ के बच्चे से बहुत प्यार करती है, वो भी इन्फेक्टेड है। वो उसको किसी तरीके से निकाल लाती है और उसको तल्फ होने से बचा लेती है। वो भेड़ का बच्चा तल्फ होने से तो बच जाता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड था, वो बीमार था। तो ना सिर्फ वो बच्ची को ले बैठा, उसकी जान चली गई, बल्कि वो आधे कबीले के करीब लोगों को ले बैठा। वो वबा फैली और कबीले के काफ़ी लोग, उनको अलहदा से क्वारंटाइन किया गया, और फिर वो जो लोगों की कैफियत दिखाई गई है कि कैसे एक दूसरे पे गिर रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई निठाल पड़ा हुआ है, और नफ्सा नफसी का आलम है, वबा फैली हुई है, और जो लोग सेहतमंद हैं वो क्वारंटाइन के करीब भी नहीं जा रहे जहाँ उन्हें रखा गया है। तो इस दौरान कबीले को कूच करने का हुक्म दिया जाता है कि कबीले ने माइग्रेट करना है वहाँ से हेल्प के लिए। तो ऐसे में एक बड़ा हार्ट टचिंग सीन है कि तबीब की जो बीवी है वो भी इन्फेक्टेड लोगों में शामिल हो चुकी है। तबीब उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता मरने के लिए।
تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو ادھر میں انفیکٹڈ ہوں، میں نے تو مرنا ہی مرنا ہے، تم ادھر سے چلے جاؤ کہ تمہیں بھی اور زندگی چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ تو علیحدہ سے بات ہے، لیکن اس قبیلے کو تمہاری زندگی کی بڑی ضرورت ہے، اور قبیلہ چونکہ سفر پہ روانہ ہو رہا ہے، مائیگریٹ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اور لوگ بیمار ہوں قبیلے کے، تو تم نے ان کی زندگی بچانی ہے، تم قافلے کے ساتھ جاؤ۔ تو اس طریقے سے وہ طبیب قافلے کے ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ کیسے ایک بچی نے بھیڑ کے بچے کو تو اس وقت بچا لیا جو بعد میں مر گیا، لیکن وہ بھیڑ کا بچہ کتنے لوگوں کو مار کے مرا اور کتنے لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا باعث بنا۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں کہ کیسے گزشتہ 2 مہینے سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ہاں، کہیں ہے کہیں نہیں ہے، کہیں لاک ڈاؤن ہے، کہیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، کہیں پر وہ بستیاں یا آبادیاں کلوز کی جاتی ہیں، بازار ہیں کہ بھرے ہوئے ہیں، دکانیں ہیں کہ کھلی ہوئی ہیں، شٹر کہیں آدھے ہیں کہیں کھلے ہوئے ہیں، بسیں بھری ہوئی ہیں، ویگنیں بھری ہوئی ہیں، اور دکانوں میں جائیں تو جسے کہتے ہیں کھوے سے کھوا چلنا، وہ ہو رہا ہے کام۔ تو کہاں گیا وہ احتیاط اور کہاں گئی وہ باتیں؟ اور ہو کیا رہا ہے کہ آئے روز ایک خطرناک اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی انفیکشن سے انفیکٹڈ لوگ ملٹی پلائی کیسے ہوتے ہیں، کہ ایک شخص جو انفیکٹڈ ہے وہ اپنے 10ویں لیول پہ جا کر وہ 59,000 لوگوں کو انفیکٹ کر چکا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں آج 5 مئی ہے، تو کل تک ہمارے ہاں 21,000 سے زیادہ لوگ انفیکٹ ہو چکے ہیں، اور کل تو ایک ریکارڈ تعداد نئی شامل ہوئی ہے، اور وہ 1351 لوگ شامل ہوئے ہیں ان میں جو پہلے سے انفیکٹڈ ہیں، اور یہ تعداد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بظاہر باہر نکلیں تو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی وبا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگ پھر کیوں بیمار پڑ رہے ہیں، لوگ اتنی زیادہ تعداد میں کیوں آ رہے ہیں۔ کراچی میں ایک ڈاکٹر کو وینٹیلیٹر نہیں ملا، اور وہ اپنی گاڑی میں ہسپتال سے ہسپتال وہ جاتا ہوا، ترلے کرتا ہوا کہ مجھے بچا لیا جائے، اور وہ بچ نہیں سکا، اور اس کی ڈیتھ اپنی بیوی کی ہوئی ہے، باؤں میں ہوئی ہے۔ تو یہ نوبت کیوں آئی ہے، اس پر غور کیجئے، دیکھیے کہ کہیں ہم ایک بھیڑ کے بچے کو باقی جو انفیکٹڈ بھیڑوں کے ساتھ تلف ہونے سے بچانے کی قیمت کیا ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے بھیڑ کے بچے کو جو بعد میں بھی وہ ختم ہو گیا بیماری کے ہاتھوں، تو اس کی قیمت ہم نے کیا ادا کی۔ میں اپنے اطراف میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہر طرف جو ہے بے اصولی اصولوں پر کامیاب اور حاوی دکھائی دیتی ہے۔ وہ لوگ بڑے مزے میں ہوتے ہیں جو قانون توڑتے ہیں، جو قانون وائلیٹ کرتے ہیں، جو کسی کی نہیں مانتے، ضدی ہٹ درم اور اپنی کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے خطرہ ہوتے ہیں جو لوگ لا ابائڈنگ ہوتے ہیں، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، جو اصول و ضابطے کے پابند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص جس کی گاڑی ٹھیک ٹھاک ہے، بریکیں ٹھیک ہیں، وہ قانون کی پاسداری بھی کر رہا ہے، ٹریفک رولز کو بھی وائلیٹ نہیں کر رہا، وہ اپنی سمت میں سیدھا چلا جا رہا ہے، اور آگے سے ایک شخص مستی سے گاڑی چلاتا ہوا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہوا، اس کی گاڑی میں آ کے اس کو ہٹ کرتا ہے، تو اس شخص کا کیا قصور تھا کہ جو اپنی گاڑی میں تمام تر ٹریفک رولز کو ان کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی گاڑی چلا جا رہا تھا، اور اس شخص کے ہاتھوں وہ نقصان اٹھا بیٹھا کہ جو شخص قوانین کی پابندی تو کیا ان کی پاسداری کرنے پر بھی مائل نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے میری ایک جگہ پوسٹنگ تھی، چھوٹی سی تحصیل تھی، تو وہاں پر ایک ریلوے کراسنگ تھا جو دن میں عموماً بند رہتا تھا اور رات کو بھی بند رہتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کھلتا وہ۔ تو وہاں پر ایک لمبی لائن ہر وقت لگی رہتی کہ لوگوں نے جنہوں نے اس شہر سے یا بستی سے ٹاؤن سے باہر نکلنا ہوتا تھا مین روڈ پہ آنے کے لیے، تو انہیں وہاں ریلوے کراسنگ سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ وہ جو لوگ لین کی پاسداری کرتے اور پیچھے لین بنا کے کھڑے ہوتے،
तो वो लोग फंसे रहते हैं, और जो लोग लेन को तोड़ के और वो रेलवे क्रॉसिंग पर 5-5, 6-6 लेन्स बना लेते और सामने उसके उधर से भी और इधर से भी, और फिर जब वो रेलवे क्रॉसिंग खुलता, फाटक खुलता, तो उतनी देर में, जितनी देर में कि वो अगर एक लेन होती तो वो क्लियर हो जाती, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम घुमसान मचा हुआ है, दूसरे में लोग फंसे हुए हैं। और बाज़ औक़ात तो ये भी होता कि घंटा घंटा वो ट्रैफिक फंसी रहती और इस दौरान वो रेलवे फाटक दोबारा से बंद हो जाता। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि चाहे वो आपका ट्रैफिक सिग्नल हो, वहाँ के खड़े होंगे, आपसे आगे निकालेंगे, और अभी सामने की बत्ती जर्द हुई होती है, ग्रीन भी नहीं होती, और वो गाड़ी को निकाल के भगाते हैं। वो लोग भी खड़े हैं और वो अपने आप को बड़ा कामयाब कामरान समझते हैं कि वो लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो लोगों से ज़्यादा तेज़ हैं, वो जीने का बेहतर हुनर जानते हैं। लेकिन वो किन की कीमत पर ये खिलवाड़ करते हैं? उन लोगों की कीमत पर जो कानून को मानते हैं, ज़ाब्तों को मानते हैं, असूल को मानते हैं। नाज़रीन, आपने अमूमन देखा हो कि जो लोग किसी भी प्रोग्राम में, कोई शादी हो या कहीं आना हो, कोई तकरीब हो, अगर 8 बजे उन्हें बुलाया गया है तो वो लोग उन लोगों के रहमो करम पर होते हैं कि जो 8 बजे आ जाते हैं, और वो तकरीब उनके लिए मौखर हुई रहती है, पेंडिंग रहती है कि जो लोग घंटा 1.5 घंटा बड़े मज़े से 2 घंटे बाद 10 बजे कहीं आते हैं, और वो लोग जो वक्त पर आते हैं वो बेकार बैठे रहते हैं और मायूस हुए रहते हैं और कुढ़ते रहते हैं कि वो लोग जो लेट आए हुए हैं, कहने के बावजूद, ताकीद के बावजूद, हम उन लोग उनके रहम करम पर थे। तो आप ज़रा देखिए अपने अतराफ़ में कि वो लोग जो किसी की ज़िंदगी की परवाह नहीं कर रहे, ना अपनी परवाह कर रहे, ना किसी दूसरे की परवाह कर रहे हैं। अगर एक शख्स मायल बा खुदकुशी है तो वो भले से खुदकुशी करे, गो कि वो भी ताज़ीरात पाकिस्तान में जुर्म है, लेकिन वो दूसरों को मार के क्यों मरना चाह रहा है? उसको दूसरों को मारने का कोई हक हासिल नहीं। अगर वो जानबूझकर वायरस फैलाता है और दूसरों को हलाकत में डालता है तो वो इसी तरह है जैसे कोई किसी को अमदन या कसदन इंटेंशनल कत्ल करता है, पूरी इंटेंशन के साथ। जब एक शख्स को मालूम है कि उसके किए धरे से, उसके अमल से, उसकी किसी हरकत से अगला आदमी इन्फेक्ट हो सकता है, बीमार हो सकता है, मर सकता है, तो उसे कोई हक हासिल नहीं कि वो यूं बीमारियों को फैलाता फिरे या बीमारी को फैलाता फिरे, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ हो रहा है। हर तरफ लोग कोई परवाह, लगता ऐसे है कि जैसे हमारे यहाँ कोई नहीं है, जबकि दुनिया इस वक्त स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है। लेकिन हमारे यहाँ जबकि ये तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना और उससे इन्फेक्टेड केसेस, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल लगता है कि यहाँ पर तो कोई कुछ भी नहीं है। हम वो कबूतर बन चुके हैं जिसने बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर रखी हों और वो समझता है कि सब ठीक है। मैं हैरान होता हूँ जब टीवी पर बैठे हुए ये लोग ये कहते हैं कि ये 486 या 476 या 490 लोग अगर हमारे यहाँ कोरोना से मर गए हैं, इससे कहीं ज़्यादा तो ट्रैफिक हादसे में मर जाते हैं। तो वो कहाँ गई बातें कि जिसने किसी एक शख्स को बचाया, उसकी ज़िंदगी बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। ये असूल कहाँ गए? क्या अगर यही असूल हर चीज़ पर लागू कर दिया जाए कि अगर कोई मरता है तो उसे मरने दिया जाए और उसकी ज़िंदगी ना बचाई जाए, तो वही कुछ होता है जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में होता है कि खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल लीगल केस हो गया तो वहाँ पर उसको उस वक्त तक अटेंड नहीं किया जाता कि जब तक उसकी रिपोर्ट पुलिस को ना कर दी जाए। तो ये क्या है? इस बारे में बहुत कुछ सोचने को है, बहुत कुछ समझने को है, लेकिन क्या कीजिए कि वो जो एक अक़लियत है जो कानून की पासदारी करती है, वो उस अक्सरियत के रहम व करम पर है जिन्होंने कानून को, ज़ाब्तों को, असूलों को वायलेट करने का ठेका लिया हुआ है और जो कहते हैं कि क्या हो गया।
آج کی گفتگو بس اتنی. اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہو تو اس کو کائنڈلی اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا, اور چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور فیس بک پہ جو پیج ہے ٹوڈے ود حفیظ خان اس کو بھی لائک کرنا اچھا لگے گا, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ سے گفتگو کا یوں ہی. آج کا ایپیسوڈ ختم کرنے کی اجازت دیجیے. محمد حفیظ خان کو خدا حافظ.